पप्पू यादव आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रही हैं। ताजा मामले में पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पतालों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया। पप्पू यादव का कहना है कि जरूरत वाले अस्पतालों में रेमडेसिविर दवाई की खासा किल्लत देखने को मिल रही है। इस मामले में धांधली रोकने के लिए पप्पू यादव ने दवा बांटने वाले मजिस्ट्रेट की जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि लगातार पप्पू यादव सरकार को घेरते रहते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर। अभी फिलहाल पप्पू यादव लोगों से मिल रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं और ग्राउंड जीरो से एक तरीके से कहा जाए वहां पहुंच रहे हैं। और इसी के चलते आज पप्पू यादव पूर्व सांसद जहाँ प्रमुख आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। ताज़ा मामले में पप्पू यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अस्पतालों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने लगते हैं, इस बार जो मुद्दा पप्पू यादव ने उठाया है रेमडेसिविर की धांधली को लेकर उठाया है। बिल्कुल आस्था, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जनाधिकार पार्टी से सुप्रीमो है पप्पू यादव और मधेपुरा से पूर्व सांसद रहे हैं, और जिस तरह से विषम परिस्थितियों में पप्पू यादव लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के तमाम व्यवस्थाओं का मुकम्मल हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां खामियां ही खामियां हैं। आप देखिए, शुरुआत के दिनों में जैसे ही कोरोना का कहर बढ़ता था तो पप्पू यादव जाकर के तमाम उन जगहों पर, पटना के पीएमसीएच से लेकर के एनएमसीएच तक, आरा के अस्पताल से लेकर के सारण और छपरा तक जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर जो मरीजों की स्थिति थी उसको देख करके रोना आ रहा था। इवन कि उन्होंने शमशान घाट का दौरा किया और लाशें गिनी, जाकर के उन लोगों से मुलाकात की उस वक्त जब वहां पर जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो कितना संजीदा है। और क्या उन लोगों को लगता है, लोग पूछते हैं कि क्या पप्पू यादव जैसा जनप्रतिनिधि मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों का हालचाल जानते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं, दवाइयां मुहैया करा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को लगातार गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी आप देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक पप्पू यादव लगातार सारण क्षेत्र में थे, जहां पर उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी के पैतृक आवास पर जाकर के वहां पे तकरीबन दर्जनों ऐसे एम्बुलेंस जो वहां पर पड़े हुए थे उनके ऊपर कवर हटा करके ये कहा कि 2019 से जब ये यहाँ पड़ा हुआ है तो 2020 के कोरोना के काल में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि 2021 जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है तो पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जी, आखिर उन्होंने पहल क्यों नहीं की। हालांकि इसके जवाब में राजीव प्रताप रूढ़ी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि ड्राइवर की कमी के कारण ये नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार को क्या इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था कि हमारे ही बिहार में ऐसे ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में एम्बुलेंस पड़े हुए हैं और मरीजों का दम इन्हीं एम्बुलेंस की वजह से नहीं होने की वजह से टूट रहा है। तो क्या सिर्फ पप्पू यादव के इस सवाल पर जब राजीव प्रताप रूढ़ी का जब बयान आता है और वो ये कहते हैं कि ड्राइवर की कमी के कारण पड़ा हुआ है, तो ऐसी चीजें जब बिहार के अंदर सामने आती है, बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, 39 पर बीजेपी और जदयू का कब्जा है। सवाल यह है कि गौतम ग्राउंड जीरो पे जाकर छान देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और मुद्दों को देख रहे हैं पप्पू यादव, लेकिन इस महामारी में एक ऐसे दौर में जहां पर सहयोग की जरूरत है उस दौरान राजनीति करना कितना सही है, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। यहाँ पर राजनीति नहीं है, राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, पप्पू यादव के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती या उनके आंखों का पानी अगर नहीं सूखा होता तो वो शमशान घाट जाकर के लाशों की स्थिति देखते, वो अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों का हाल और मरीजों का हाल जानते,
इसके अलावा वो एम्बुलेंस कैसे व्यवस्था हो, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सब कुछ एक करते बाढ़, यानी कि मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब ऐसी चीजें चल रही है, लेकिन पप्पू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर रहे, पप्पू यादव वहां पर जा करके ताजा हालात का जायजा ले रहे हैं। तो इसमें राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो पप्पू यादव के अगेंस्ट जो लोग हैं, जो वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये पहला मौका नहीं है, ये कोरोना के समय की स्थिति नहीं है। आपको याद होगा कि राजधानी पटना जिस वक्त लगातार 7 दिनों तक पानी पानी रह गई थी, जहां का हाल ये था कि सुशील कुमार मोदी जो कि डिप्टी सीएम थे, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। आम लोगों का क्या हाल होता होगा, खाने पीने से लेकर के रहने तक की जो सुविधाएं मुहैया कराई है पप्पू यादव ने, चाहे वो अपने पैसे के दम पर हो या फिर अपने रुतबे के दम पर हो या फिर अपनी व्यवस्थाओं के दम पर हो, तो ये सिर्फ जब इकलौता एक शख्स पप्पू यादव कर रहा है तो बाकी नेताओं को सबक लेने की जरूरत है। ऐसे में घरों में बंद रहने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए कि जो लोग जनप्रतिनिधि को फोन करते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, ऑक्सीजन की कमी है, आप सरकार से बात कीजिए। अगर आपको जो दवाई है वो अगर नहीं मिल रही है तो आप सरकार से बात कीजिए। तो सरकार है कौन, सरकार बनाया किसने? और सरकार के जब आप अच्छी बातों को लेकर के तुरंत बयान करते हैं, तुरंत आप ट्वीट करते हैं, तुरंत आप लोगों के बीच में जाकर के जश्न मनाने लगते हैं, तो इस विषम परिस्थिति में जब पूरा देश करा रहा है, मरीजों की लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन की किल्लत है, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, और आप कहते हैं कि सरकार से पूछिए, सरकार को आखिर बनाया किसने, सरकार है किसके लिए? इसलिए पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों से जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नया उद्भेदन कर रहे हैं, सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई उनके ऊपर ये आरोप लगाता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो उनके राजनीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो उनका कोई विधायक है, ना कोई लोकसभा में सदस्य है, ना कोई राज्यसभा में सदस्य है। आज भी पप्पू यादव चाहते तो घर में बैठ करके इन चीजों को गिना सकते थे, लेकिन वो ग्राउंड रिपोर्ट जा रहे हैं लोगों के लिए। आपको बता दें कि उनके घर पे एक जलसा लगा हुआ है, जहां पर उन मरीजों और परिजनों के लिए खाना दिया जाता है, डॉक्टरों के लिए खाना पहुंचाया जाता है। तो आज वो वक्त है, आज वो समय है जब आम लोगों के साथ साथ खास लोग अगर सड़कों पर आ जाए, इस तरीके की व्यवस्था मुकम्मल करे, तो शायद कोरोना क्या दुनिया का कोई भी इतना बड़ा जंग होगा तो उससे निजात पाई जा सकती है। लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं, क्या वो सड़कों पर निकल करके जायजा ले रहे हैं क्या? आज एम्बुलेंस की इतनी बड़ी किल्लत है, आखिर राजीव प्रताप रूडी के आवास पर सैकड़ों से ज्यादा एम्बुलेंस क्या कर रहा है? क्यों ढक करके दुल्हन की तरह सजा करके रखे गए हैं? ये एक अहम सवाल है। राजीव प्रताप रूडी सिर्फ ये बात कह के कि ड्राइवर की किल्लत की वजह से ये नहीं हो पाया, आप सरकार को सौंप देते, आप स्वास्थ्य विभाग को सौंप देते, वो तय करती कि ड्राइवर कैसे मुहैया होगा। आप अंदाजा लगाइए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो रेट तय किए गए हैं, ये रेट पप्पू यादव के द्वारा तय किए गए हैं। वरना ये इतनी मनमानी करती ये सरकार की लाश को पहुंचाने के लिए, बांस घाट तक पहुंचाने के लिए भी ये हजारों रुपए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी का उद्भेदन कर रहे हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव लोगों के बीच अभी एक सराहनीय कदम के लिए जाने जा रहे हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं गौतम, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सरकार जितना कर रही है अभी इस महामारी के दौर में वो नाकाफी है। बिल्कुल, सरकार की तमाम नाकामियों को गिरा रहे हैं पप्पू यादव, और एनएमसीएच पे जाकर के वो देख रहे हैं। वहां पर देखा कि डॉक्टर की कमी की वजह से जो मरीज है वो दम तोड़ रहे हैं। वो एम्स का हाल जानने जा रहे हैं, वो बिहार के अंदर तमाम जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवा कैसी है, क्या ये चीजें अगर वो बता रहे हैं तो क्या गलत है? सवाल ये है कि क्या गलत है? अगर नाकामियों को न गिनाए, सिर्फ अखबार के पन्नों को टीवी पर तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। सरकार सिर्फ टीवी और अखबार के पन्नों तक सिमटी हुई है, लेकिन सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट करनी होगी। सरकार ही नहीं, मैं तो कहता हूं 243 विधानसभा वाला क्षेत्र है, हालांकि पप्पू यादव ना तो विधायक है ना सांसद है, बावजूद इसके अगर वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पप्पू यादव अपने टीम के साथ जा रहे हैं, तो सरकार को भी इस वक्त उन विधायकों को भी निकलना चाहिए, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र से, जहां से उनको जनता ने वोट दे करके कोरोना की इसी लाइन में लग कर करके इनको सदन भेजने का काम किया है। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ विधानसभा में सदन के अंदर हो हंगामा करना, चाहे वो सत्ता की पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है उन क्षेत्र के जनता ने उनको वोट दिया है,
वो जीत कर आए हैं, तब सदन तक का मुंह देखे हैं, सदन की कुर्सी मिली है। और 5 सालों तक क्या सदन में सिर्फ विधायक बन के पेंशन लेंगे, सदन में बैठ करके सिर्फ वेतन और भत्ता लेंगे? क्या सिर्फ जो विधायक फंड है उसको खर्चा करेंगे? ऐसा काम नहीं चलेगा। यही वो घड़ी है जब बिहार के तमाम जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, उनको अपने क्षेत्र की जनता के हर सांस को, हर टूटती सांसों को जोड़ना होगा। और यही काम पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव अगर अपने फंड से पैसा दे रहे हैं, अगर डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने के लिए कह रहे हैं, या एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, वो अगर वो ये कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की किल्लत हो तो आप मुझे फोन कीजिए, सरकार ये क्यों नहीं कहती कि अगर किसी भी मरीज को दिक्कत होगी तो वो मुझे फोन करे? क्या उनके तमाम जो विधायक 243 सीट की विधानसभा है, इतनी बड़ी विधानसभा वाली क्षेत्र है बिहार के अंदर, क्या एक एक जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा की कमान संभाल ले? तो क्या कोरोना, तो क्या मैं तो कहता हूं कि दुनिया का कोई भी जंग जीता जा सकता है, लेकिन जो कमाने खाने और जो बयानबाजी के दौर से गुजर रहा है बिहार, इस बिहार से कोरोना के जंग से नहीं जीता जा सकता। सिर्फ लॉकडाउन कह देने से काम नहीं चलेगा। लॉकडाउन के साथ साथ यही वो घड़ी है जब जो लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने परिवार के साथ कैद हैं, अगर उन घरों तक राशन मुहैया नहीं कराई जाए, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की जाए, तो वो दम तोड़ देंगे। कोरोना से पहले वो दम तोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये हक नहीं बनता कि वो अपनी जनता की हिफाजत करें? मैं आपको बता दूं कि न एक विधानसभा क्षेत्र में जो जनता फोन करती है, ऑडियो इतना वायरल होता है, जो जनप्रतिनिधि पूछते हैं कि विधायक जी आप हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं, कम से कम इस कोरोना के संकट में आ जाइए। विधायक जी गौतम, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जनप्रतिनिधियों और विधायकों को भी यही चाहिए कि वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और लोगों से मुलाकात करें, तमाम समस्याओं को जाने, उनको सुलझाए, उनका सॉल्यूशन निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पप्पू यादव जिस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुख मुद्दों को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय पप्पू यादव की तरफ से पहल की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार जितना अभी महामारी के दौर में कर रही है ये नाकाफी है? कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है और इसी सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। इसके रोकथाम के लिए सीएम हेमंत सोरेन कई कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोट का उद्घाटन किया। इस ऐप के माध्यम से राज्यवासी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकेगी। पुनः राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एक और नई पहल हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों को मालूम है इस कोरोना महामारी में झारखंड सरकार ने कई नई और कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और आज उन व्यवस्थाओं का लाभ संक्रमित लोगों को, राज्यवासियों को प्राप्त हो रहा है। को बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन लगातार झारखंड की जनता को, राज्य की जनता को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश ही परेशान है। लेकिन इसको लेकर सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी नजर आ रही है। इसका असर व्यापक रूप से मिल रहा है। इसके रोकथाम के लिए कई कार्य हेमंत सोरेन कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोट का उद्घाटन किया।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार पहल कर रहे हैं, झारखंड की जनता को सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से वो चाह रहे हैं कि जनता को कोई भी परेशानी ना हो। इसी के चलते इस योजना का शुभारंभ किया गया है, एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। क्या कुछ फायदा इस ऐप के माध्यम से जनता को होगा? तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों की जरूरत और मरीजों की परेशानी और उनकी समस्याएं, इन तमाम चीजों को मिलाकर एक प्रयास है झारखंड सरकार, जिस प्रयास के तहत झारखंड सरकार संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसके तहत झारखंड में ऑनलाइन बेड बुकिंग की सेवा शुरू की गई है। इस अमृत वाहिनी ऐप के जरिए, यह एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट के जरिए आप तत्काल में रियल टाइम किस अस्पताल में, सरकारी या निजी अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन बेड खाली हैं, कितने आईसीयू बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर बेड खाली हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी ले सकते हैं। आप मेडिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोरोना का जो मेडिकल किट है झारखंड सरकार ने तैयार किया है, उस मेडिकल किट के लिए सहायता ले सकते हैं। अपने डाइट चार्ट के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। इन तमाम सुविधाओं से लैस यह अमृत वाहिनी ऐप और चैट बोर्ड, इसको शुरू किया गया है और जाहिर सी बात है तकनीक की सहायता से यह संक्रमित मरीजों को तत्काल फौरी राहत पहुंचाने का हेमंत सोरेन सरकार का एक और नया प्रयास है और उम्मीद यह की जा रही है कि हर इनोवेटिव प्रयास के साथ झारखंड के लोगों की समस्याएं थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि समस्याएं कम हो और जिस तरीके से इस ऐप को लॉन्च किया गया है, अब जनता को कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ेगा कि आईसीयू बेड के लिए लोग भटकते थे, तमाम परेशानियां लोगों को बेड ढूंढने में होती थी, ऑक्सीजन को लेकर तमाम परेशानियां होती थी, तो वो अब जनता को नहीं देखनी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है आस्था, इस www.amritwahini.in जो पता है, इस पता पर जाएंगे आप तो आपको तमाम जानकारी हाथों हाथ मुहैया हो जाएगी। किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और आप बेड की बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग कराने के बाद 2 घंटे के अंदर आपको वहां पहुंच जाना होगा। नहीं पहुंचने की स्थिति में आपात सेवा के तहत वह बेड दूसरे किसी व्यक्ति को आवंटित किया जा सकता है। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि एसओएस की के समय में, जरूरत पड़ने के समय में अगर आप इस बेड की बुकिंग करते हैं, वो चाहे सामान्य बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो या वेंटिलेटर बेड हो, तो आप उस अस्पताल तक बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। ऐसे में 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बेड की बुकिंग करने के बाद 2 घंटे के अंदर आपको पहुंचना होगा, अन्यथा यह बेड दूसरे को आवंटित कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिन चीजों के आरोप लग रहे थे कि अब झारखंड में बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इन तमाम आरोपों को समाप्त करने के लिए, मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए और खास करके मरीज के परिजनों को कोई भी परेशानी न हो, उनके लिए यह सुविधाओं की शुरुआत कल से की गई है। जी बिल्कुल, कहीं भी परेशानी जनता को देखने को नहीं मिलेगी, मरीजों के परिजनों को देखने को नहीं मिलेगी इस ऐप के लॉन्च होने के बाद से ही। कुंदन जी, जिस तरीके से इसमें जब बेड की इसमें सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, ऑक्सीजन की सूचना इसमें उपलब्ध कराई जाएगी, तो कितने समय में इसको अपडेट किया जाएगा या फिर इसमें अगर बात की जाए तो कितना समय लगेगा इसको पूरी तरीके से तैयार होकर लॉन्च होने में? यह लॉन्च हो चुका है और यह रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अभी जो तात्कालिक स्थिति है राज्य के तमाम जिलों में जितने सरकारी और निजी अस्पताल हैं, वहां की जानकारी उपलब्ध कराता है। यह लॉन्च हो चुका है, यह जनता की सेवा में है। और मैं आपको बता दूं कि कल जब मुख्यमंत्री ने चैट बोर्ड का उद्घाटन किया था, तो कल खुद से मैंने इस सेवा के बारे में प्रयास किया कि आखिर जो सेवा चैटबॉट के जरिए शुरू की गई है वो कितनी राहत भरी सेवा है या मरीजों के लिए कितना फायदेमंद है। एक नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर जाकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं चैटबोर्ड में
तो वहां से तत्काल वो तमाम संदेश आपको आने लगते हैं, तमाम सूचनाएं आने लगती हैं, आपके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपको किस तरीके की सहायता चाहिए, यह तमाम सवाल उधर से आने लगते हैं। और इन सवालों के जवाब जैसे जैसे क्रमवार आप देते चले जाते हैं, तमाम चीजों के जवाब आपको वैसे ही क्रमवार प्राप्त होते चले जाते हैं। आप मेडिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने डाइट चार्ट के बारे में पता कर सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज फिर से स्पष्ट कर दूं, 2 व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। पहली व्यवस्था है अमृत वाहिनी की, जो एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, और दूसरी व्यवस्था है चैटबॉट की, जो व्हाट्सएप के जरिए काम कर रहा है, सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के जरिए काम करेगा। व्हाट्सएप पे उस नंबर पर जाकर आपको अपना नाम, उम्र और पता भेजना होता है, और उस पर तमाम जानकारी आने लगती है। और अमृत वाहिनी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के जरिए, के जरिए आप तमाम जानकारी मुहैया कर सकती हैं, बेड की बुकिंग करा सकती हैं, बेड की उपलब्धता की जानकारी ले सकती हैं, और तमाम तरह के कंसल्टेशन जो व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हैं, उसे आप वेबसाइट के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये 2 व्यवस्थाओं की कल शुरुआत की गई है। आस्था जी बिल्कुल, सरकार के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं शुरू की गई है, देखने वाली बात यही होगी अब कि कितनी कारगर ये साबित होती है और कितना फायदा जनता इनसे ले पाती है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जो हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, इसी के चलते ऐप का उद्घाटन किया गया। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर पूरे देश में राजनीति चरम पर है। कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में रामगढ़ में भी इसका विरोध देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा की तस्वीर पर काले पोत कर उनका पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले हम लोग कोरोना महामारी को देखते हुए आज हिंदू विरोधी ममता बनर्जी का पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। गद्दार यशवंत सिन्हा का पुतला दहन कर रहे हैं। जो भाजपा यशवंत सिन्हा को मान और सम्मान दिया, आज वो यशवंत सिन्हा अपने पद के लिए भूखा बंगाल में जाकर हिंसा करा रहा है। हम आज बंगाल के सारे तृणमूल के नेताओं को चुनौती देते हैं कि अविलंब आप बंगाल में हिंसा बंद कर दीजिए, अन्यथा बंगाल से बाहर हम सारे तृणमूल को फिर वही भाषा में जवाब देंगे। हिंदुओं का उत्पीड़न बंद करो, ममता डायन मुर्दाबाद। रामगढ़ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा बंगाल में हिंदुओं पर हमला करने वाले तृणमूल नेताओं का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू विरोधी ममता बनर्जी मुर्दाबाद। औरंगाबाद के मदनपुर थाने के ओचौली गांव स्थित इलाहाबाद की ब्रांच में अचानक आग लग गई, जिसमें इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।